नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो ईरान ने यह कंफर्म कर दिया है कि अली लारिजानी साहब शहीद हो गए हैं। यह बताया जा रहा है वो अपनी बेटी के घर में थे, जहां उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे और उनका बेटा भी था, और पूरी बिल्डिंग के ऊपर बम गिराया गया। बिल्डिंग के ऊपर बम गिराने का मतलब है वो अपार्टमेंट था, और भी कई सारे लोग, आम शहरी लोग, बच्चे, औरतें और बूढ़े उनके साथ शहीद हुए हैं। कल एक टीवी चैनल पर बातचीत करते हुए, अगर हिंदुस्तानी वक्त के हिसाब से आप देखेंगे तो अर्ली मॉर्निंग में जो वहां के राष्ट्रपति हैं पजेश्कियन साहब, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि अब अली लारिजानी हमारे बीच में नहीं है। इजराइल की लगातार नीति रही है टॉप लीडर्स को ठिकाना बनाने की, ताकि बड़ी खबर बने, ताकि जीत दिखाई दे। लेकिन आप ईरान के अगर सिस्टम को जानते हैं तो इस बात से समझिए कि जब खामनेई साहब को मारा गया था तो 45 मिनट के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया था। ईरान की मिसाइलें गिर रही थी तेल अवीव के ऊपर, और अली लारिजानी साहब की हत्या के बाद भी, उनकी शहादत के बाद भी, कल रात को तेल अवीव के अंदर वो कह ढाया है ईरान ने कि इजराइल के लिए बेहद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। एक पूरा सीक्वेंस है लीडर्स का, एक के बाद एक लीडर आता है, जाता है। अली लारिजानी के बाद जिनको वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, न्यूक्लियर की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो है प्रोफेसर सईद जलाली। वो खुद एक बहुत सीनियर लीडर हैं, आईआरजीसी से जुड़े रहे हैं और ईरान की पॉलिटिक्स में एक बेहद अहम नाम है। तो फिलहाल अगर इजराइल को लगता है कि अली लारिजानी की हत्या करने के बाद उसने ईरान में कोई बड़ा फर्क पैदा कर दिया, तो यह आधा सच है और आधा झूठ। सच इसलिए है कि अली लारिजानी सबके बावजूद थोड़े लिबरल माने जाते थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनके रिश्ते अच्छे थे। यहां तक कहा जा रहा है कि जब वहां पर वो बलवा शुरू किया गया था, लोग सड़कों पर आए थे, तो अमेरिका और इजराइल के दिमाग में जो नाम था कि इनके बाद, खामनेई साहब को हटाने के बाद जिसको गद्दी पर बिठाया जा सकता है, वो अली लारिजानी का नाम था। ये वेस्टर्न मीडिया में कहा जा रहा है। लेकिन उस समय जिस तरह से वो अपने शासन के साथ और अपने रहबर के साथ खड़े हुए, उसके बाद अली लारिजानी भी इनके दुश्मन बन गए। अगर उनकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग देखें तो ट्रेनिंग से वो फिलासफर थे। तेहरान यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलासफी में कांट की, इम्मानुएल कांट, जो लोग फिलासफी जानते हैं, फिलासफी पढ़ते हैं, वो इम्मानुएल कांट के काम से परिचित होंगे। इम्मानुएल कांट पर उनकी पीएचडी थी। तो दरअसल वो डॉक्टर अली लारिजानी थे। 1956 में पैदा हुए थे और एक क्लेरिक फैमिली से थे। उनकी फैमिली जो थी वो काफी पढ़ी लिखी और क्लेरिक मानी जाती थी, मतलब धर्मगुरु उनके परिवार के लोग थे। और ये पूरा परिवार इस्लामिक क्रांति में शामिल हुआ था और उसके बाद नए ईरान को बनाने में लगा हुआ था। यह भी कहा जाता है कि वो उन गिने चुने लोगों में से थे जो आर्मी के अंदर, आईआरजीसी के अंदर और ईरान की पॉलिटिक्स के अंदर तीनों जगह अपने संपर्क रखते थे। इसके अलावा अरब वर्ल्ड में भी जिनके संपर्क थे। तो सच कहें तो इजराइल और अमेरिका ने अली लारिजानी की हत्या करके इस पूरे प्रकरण में किसी तरह की बातचीत शुरू हो पाए, किसी तरह की डील शुरू हो पाए, इसको थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। असल में इजराइल पहले दिन से नहीं चाहता है कोई डील हो। एक खबर बाहर आई है और यह भयानक खबर है। जो बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही थी, जिसमें जेरेड कुशनेर था, जिसमें विटकॉफ था और जिसमें अराक्ची साहब थे, उस बातचीत में ब्रिटेन के भी एक बहुत सीनियर ऑफिसर शामिल थे। उन्होंने कल टीवी पर बयान दिया कि बातचीत बिल्कुल सक्सेसफुल हो रही थी और ईरान जिस तरह से बातचीत को सक्सेसफुल करने के लिए छूट दिए जा रहा था, हमको खुद आश्चर्य हो रहा था और हमें लग रहा था समझौता तो हो ही जाएगा। लेकिन जेरेड कुशनेर और विटकॉफ को ज्यों ही लगा कि समझौता हो जाएगा, उन्होंने जाकर उल्टी रिपोर्ट दी ट्रंप को और हमला करवाया। उन्होंने यहां तक कहा कि जेरेड कुशनेर और विटकॉफ इजराइल के एसेट हैं, यानी कि वो इजराइल के लिए काम करते हैं, मोसाद के लिए काम करते हैं। ये आरोप टीवी चैनल पर बैठकर ब्रिटेन के एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने लगाया। आप उनका इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ सकते हैं कि जेनेवा के बातचीत में वो खुद शामिल थे। तो यानी उस समय ही जब यह लगा कि डील हो जाएगी, तो इजराइल के एजेंट्स ने ट्रंप को गलत खबरें दी। और मेरा तो यह मानना है कि ट्रंप भी शायद इजराइल ही एसेट है। ट्रंप जो है खुद इजराइल के कहने पर काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ट्रंप ने जिसको काउंटर टेररिज्म का
चीफ बनाया था। जो केंट, और जो केंट कोई मामूली आदमी नहीं है। जो केंट आर्मी में रहा है। 11 अलग अलग कैंपेन्स में उसने आर्मी कैंपेन्स में हिस्सा लिया है। सीरिया में एक फिदाइन हमले में उसकी वाइफ मारी गई थी और सीआईए से वो जुड़ा रहा है बहुत गहरे। तो अमेरिका को, अमेरिका के पूरे सिस्टम को बहुत कायदे से जानता है। जब उसको काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर बनाया था, उस समय जो ट्वीट किया था, ट्वीट नहीं, वो ट्रूथ सोशल पर जो लिखा था ट्रंप ने, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उसकी कितनी तारीफ की थी। और वो केंट कल इस्तीफा लिखता है, और इस्तीफा लिखता है, ये तो छोटी बात है। उस इस्तीफे में बहुत साफ लिखता है कि ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है वो गलत है और वो इजराइल के कहने पर हो रही है। हमारी नीतियां इजराइल के हिसाब से बन रही हैं। इजराइल ऐसा लगता है हमारा देश चला रहा है और मैं इन हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। नॉर्मल कंडीशन में जो केंट के इस्तीफे का बहुत महत्व नहीं होता, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें जो केंट के इस्तीफे का बड़ा मतलब है। आप देखिए कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है जेडी वांस, वो पूरी तरह से गायब है। वो सीन से गायब है और इस तरह की तमाम खबरें आ चुकी हैं कि वो इस जंग के खिलाफ है। वो इजराइल के कहने पर शुरू की गई इस जंग के खिलाफ है जेडी वांस, जो उपराष्ट्रपति है। जो केंट, जो बेहद करीबी था, पूरे मागा अभियान में ट्रंप के साथ था, मागा के इंपॉर्टेंट लीडर्स में से था, इतना इंपॉर्टेंट था कि उसको काउंटर टेररिज्म का चीफ बनाया गया था। वो अपना इस्तीफा देता है और इस्तीफे में साफ साफ इजराइल का नाम लिखता है। अंग्रेजी में कहते हैं कैन ऑफ वर्म्स खुल गए। एक कैन जिसमें वर्म्स रखे हुए हैं, कीड़े रखे हुए हैं, वो खुल गए और अब वो पूरे में पसर जाएंगे। तो उसका इस्तीफा एक शुरुआत है। इस बात की शुरुआत है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर, पार्टी के भीतर तो अलग से बताऊंगा रिपब्लिकन्स तो क्या क्या नहीं कह रहे हैं। एक रिपब्लिकन का बयान कल आया था कि ईरान की जंग से एप्स्टीन की फाइल नहीं छुप पाएगी। रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी। तो वो तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन अब ट्रंप के जो सबसे करीबी लोग हैं उनमें से एक ने इस्तीफा दिया है और एक सीन से गायब है। जेडी वांस सीन से गायब है। जेराड कुशनेर का देखिए, जेराड कुशनेर ट्रंप का दामाद है। वो सीनेटर भी नहीं है, अमेरिका में किसी पद पर भी नहीं है और बड़ा बिजनेसमैन है। उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में वो बातचीत भी कर रहा था, उस टीम का हिस्सा था, इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो गजा पर बातचीत कर रही थी। और उसके दौरान उसने सऊदी अरब से $5 मिलियन लिए और ये $5 मिलियन आयल बॉन्ड के रूप में लिए गए। आप समझ रहे हैं, यह खबर पूरे अमेरिका में वायरल है और इस खबर का मतलब है कि जेराड कुशनर ने बेसिकली अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने पोजीशन का दुरुपयोग किया है और करप्शन किया है। तो एक जेराड कुशनर जो इजराइल के लिए काम करता है और करप्शन कर रहा है। विटकॉफ, जिसके बारे में ब्रिटेन का सीनियर ऑफिसर जो उस बातचीत में था वो कहता है कि यह इजराइल का एसेट है, कंप्रोमाइज्ड है। जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति है और इस पूरे सीन से गायब है, जिसके बारे में खबर है कि वो इस जंग के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और अब जो केंट, जो काउंटर टेररिज्म देखते हैं, जो मिडिल ईस्ट को कायदे से जानते हैं, जो सीरिया में रहे हैं और भी जगहों पर रहे हैं, वो इस्तीफा देते हैं ट्रंप की टीम से। इसका मतलब बहुत साफ है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी लॉबी पैदा हो रही है, एक बड़ी घुटन पैदा हो रही है जो इजराइल के इशारे पर काम कर रहे ट्रंप की मुखालिफत के लिए तैयार हो रही है। याद रखिएगा, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जेडी वांस या कोई अंदर अंदर तैयारी कर रहा हो और सीनेट में जल्दी ही इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाया जाए ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की कुर्सी चली जाए। आप देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण लेकर देखिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने सबसे मिन्नतें की, नाटो कंट्रीज से मिन्नतें की, साउथ कोरिया से कहा, जापान से कहा, चाइना तक से कहा, ऑस्ट्रेलिया से कहा, किससे किससे नहीं कहा। लगभग सबने मना कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे कहा। इजराइल से क्यों नहीं कहा? इजराइल के पास भी तो समुद्री जहाज हैं, इजराइल के पास भी तो समंदर के जंगी जहाज हैं। फिर इजराइल से क्यों नहीं कहा गया कि तुम अपनी जहाज ले जाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलो ताकि इजराइल का नुकसान ना हो? और देखिए आगे इसके,
मरीन ले जाने की बात हो रही है। खार्ग आइलैंड पर मरीन 2500 मरीन यानी नेवी से जाएंगे सैनिक जो जमीन पर उतर पाएंगे। 2500 मरीन ले जाने की बात हो रही है, कोई 5000 मरीन ले जाने की बात कर रहा है। अमेरिका से लद के आएंगे वो मरीन जो जाएंगे ईरान के जंगलों में, ईरान की सड़कों पर, और वहां पर कत्ल किए जाएंगे। लेकिन इजराइल से सैनिक नहीं बुलाए जाएंगे खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए, वो ईरान की जमीन पर नहीं उतरेंगे। यानी अमेरिका का सैनिक मारा जाएगा, इजराइल का सैनिक नहीं मारा जाएगा। आप बताइए कौन सी कंट्री ऐसी पॉलिसी बनाती है? दो कंट्रीज मिलकर वॉर कर रही हैं, एक कंट्री अपने सैनिक भेजेगी मरने के लिए, जबकि वो कंट्री ईरान से इतना दूर है कि ईरान उस पर हमला भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस कंट्री को खतरा बताया जा रहा है वो अपनी आर्मी नहीं भेजेगी। जो केंट ने एक बात और भी लिखी है, और जो बात कई सोर्सेस से सामने आई है। उसने लिखा है, और वो सीआईए है, सीआईए में उसके सोर्सेस हैं, और बिना पक्की खबर के अपने इस्तीफे में वो नहीं लिखेगा। वो लिखता है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, यानी ईरान अमेरिका पर किसी तरह का हमला नहीं करने वाला था। और ये एक ऐसी बात है जो ठीक है इंटेलिजेंस वगैरह के लिए आपको जरूरी हो सकती है जब आप सरकारी पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर से एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि आखिर ईरान अमेरिका पर आक्रमण करने क्यों जाएगा। अपनी जहाजें समंदर में इतनी दूर लेकर जाएगा, और आप जानते हैं ईरान ने बड़ी जहाजें बनाई नहीं है ज्यादा, उसके पास बहुत तेज चलने वाली छोटी जहाजें हैं। जो उसके नेवल माइंस हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में और पर्शिया की खाड़ी में, फारस की खाड़ी जिसको कहते हैं, उसमें है। उसके पास जो मसाइलें हैं वो मसाइलें पहुंच सकती हैं, इजराइल पहुंच रही हैं और जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन वो अमेरिका नहीं पहुंच सकती। एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें आयतुल्लाह खामनेई साहब बैठे हुए हैं और मिसाइल बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो उनसे कह रहे हैं कि 2000 किलोमीटर की मिसाइल तो हमने बना ली है, अब आप हमें इजाजत दें तो हम 5000 किलोमीटर की मिसाइल भी बना लें। और आयतुल्लाह खामनेई मना करते हैं कि हमने जो मिसाइलें बनानी हैं या हमने जो बाकी सब कुछ करना है वो ईरान की हिफाजत के लिए करना है, किसी और पर हमले के लिए नहीं करना है। और ईरान को 2000 किलोमीटर दूर से ज्यादा किसी से खतरा नहीं है। अगर अमेरिका पर अटैक की कोई भी प्लानिंग होती तो 5000 किलोमीटर की मिसाइल बन चुकी होती और आज अमेरिका के शहरों पर भी मिसाइल गिर रही होती। न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि खामनेई साहब का कहना था कि इस्लाम WMD की इजाजत नहीं देता। वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे हजारों लोग एक साथ मर सकें, ऐसे किसी हथियार को बनाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। ये खामनेई साहब कह रहे हैं और खामनेई साहब आतंकवादी हो गए, लेकिन अमेरिका आतंकवादी नहीं हुआ, जो एक बार यह हरकत नागासाकी हिरोशिमा में कर चुका है और दोबारा भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। नेतन्याहू आतंकवादी नहीं हुआ क्योंकि उसने इल्लीगल तरीके से बनाया हुआ है न्यूक्लियर बम। और ट्रंप ने एक बातचीत में क्लियर किया कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, जब उसने कहा कि मैंने इजराइल से बात की है, इजराइल न्यूक्लियर बम का यूज नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जिसके पास होगा नहीं वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। इजराइल के पास है इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करेगा, इस बात की गारंटी ट्रंप उससे ले रहे हैं। यानी इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है और वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर भी नहीं है। हर तरह से उसके पास होना न्यूक्लियर बम का इलीगल है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी खामनेई हैं जिन्होंने अपने लोगों को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये जबान है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। जो अमेरिका के खिलाफ हो वो आतंकवादी, और जो अमेरिका के साथ हो वो जुलानी अगर हो तो सीरिया की गद्दी उसको दे दी जाती है, बावजूद इसके कि वो ISIS का मेंबर रहा है। वैसे जुलानी पर एक और मजेदार खबर है, अमेरिका जुलानी के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि सीरिया के सैनिकों को इस काम पर लगाया जाए कि वो हिजबुल्लाह का मुकाबला करें, उनसे हथियार छीनें। अब जुलानी साहब अपनी गद्दी लेके बहुत खुश थे कि ठीक है, गोलानी हाइट दे दिया इजराइल को और अब हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, अब हम थोड़ा सा आराम से अपना राज चलाएंगे। लेकिन जुलानी साहब की नींदें उड़ी हुई हैं। हिजबुल्लाह से लड़ने के नाम पर वो जानते हैं कि हिजबुल्लाह से लड़ने का मतलब सीरिया का जबरदस्त नुकसान है। और इन सब के बीच में एक और मजेदार खेल है, टर्की ने सीरिया से साफ कहा है कि इस जंग में शामिल होने की जरूरत नहीं है। कल रात को अर्दोगान का जो बयान आया है वो 10 बार सुनना चाहिए। उसने बहुत साफ इस बात को क्लियर किया है कि ईरान के साथ जो जंग हो रही है वो इलीगल है और हमारा सारा जोर इस जंग को रोकने पर होना चाहिए।
इजराइल की जबरदस्त मजम्मत की है और इजराइल वाले फ्रंट में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया है। वैसे एर्दोगान जो भी बोलता है उसके 26 मतलब होते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, लेकिन एर्दोगान में शायद 150 आदमी हैं। वो सुबह क्या बोलता है उसका मानी कई बार अगली रात को समझ में आता है। हम ये भी जानते हैं कि गजा के टाइम में वो लगातार गजा के फेवर में बोलता रहा, लेकिन उसके जहाजों से माल लद कर इजराइल में पहुंचता रहा। और खबर यह है कि अभी भी इजराइल के साथ कोई तिजारत खत्म नहीं की है टर्की ने। लेकिन उसके बावजूद इस पूरी जंग में जिस तरह से एर्दोगान से मदद की उम्मीद थी, हमें भी लग रहा था कि इस जंग का फायदा उठाकर हो सकता है एर्दोगान जो कुर्दिश हैं उनको एक्टिवेट करे या उस सीमा से हमला करने की कोशिश करे। लेकिन अभी तक इस जंग में एर्दोगान ने बहुत क्लियर तरीके से यह बात कही है कि वो इस जंग के खिलाफ है। उसकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं हुआ है और वो इजराइल की लगातार मजम्मत कर रहा है। यहां तक कि अजरबैजान पर जब हमला हुआ था और अजरबैजान के राष्ट्रपति का बयान आया था तो भी एर्दोगान ने ही उससे बात की थी और उसके बाद अजरबैजान शांत है, यहां तक कि उसने ईरान को इमदाद भी भेजी। तो अली लारिजानी साहब नहीं रहे, शहीद हो गए, यह खबर पक्की है। उनके साथ बासिस कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की भी हत्या हुई है, वो भी शहीद हुए हैं। यह खबर अब कंफर्म है। कल रात को जब मैंने वीडियो किया तो यह खबर कंफर्म नहीं थी। इसका फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा, एकदम फर्क पड़ेगा ईरान को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, एक इतना सीनियर आदमी चला गया। लेकिन एक आखिरी नुक्ता और आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि अली लारिजानी पूरे ईरान में खामनेई साहब की तरह सबको पसंद थे। उन्होंने अहमदी नेजाद साहब के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद उनके ऊपर बंदिश लग गई थी और 2 चुनावों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। यहां तक कहा जाता है कि मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाने के पक्ष में वो नहीं थे। तो थे वो और बेहद इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं थे कि उनके जाने के बाद ईरान खत्म हो जाए। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरान ने अपना पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कोई भी एक इंसान ईरान से बड़ा नहीं है। आयतुल्लाह अली सैयद खामनेई भी ईरान से बड़े नहीं थे, इसलिए उनकी हत्या के बाद भी, उनकी शहादत के बाद भी लगातार जंग चल रही है। और इसी तरह अली लारिजानी साहब भी जो हैं वो मिस किए जाएंगे ईरान में। ईरान के लोगों की आंख में आंसू होगा। ईरान की आर्मी, ईरान की पॉलिटिकल जो पूरी लीडरशिप है वो जाहिर तौर पर दुखी होगी। लेकिन उनके मरने से यह भी नहीं है कि ईरान जंग लड़ना बंद कर देगा या ईरान समर्पण कर देगा। उनकी जगह दूसरे लोग लेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर सईद जलाली साहब को जो एटॉमिक वाला सारा है उसका कंट्रोल दिया गया है। उनके बाद दिक्कत शायद अमेरिका को ज्यादा होगी, जो लगातार ऐसा दिख रहा है कि समझौता करना चाहता है, प्रेशर पड़ रहा है। अब समझौते की बातचीत किससे करेगा, ये उसके लिए मुश्किल हो सकती है। जो इजराइल के लिए बेहतर हालात है, जो चाहता है कि लगातार लड़ाई चलती रहे और अमेरिका के सैनिक मरते रहें। मुझे याद आता है स्वेज संकट, जिस पर मैं बहुत बात नहीं करूंगा, 1956 का, कभी गूगल करके पढ़िएगा। उस समय सेकेंड अरब इजराइल वार भी उसको कहा जाता है। उस समय इजराइल और इंग्लैंड एक साथ थे। अगर मिलिट्री के तौर पर कहें तो मिस्र का ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अगर जीत की बात करें तो नासेर की जीत हुई थी, जो उसके बाद और मजबूत बनकर उभरे थे। और वही टाइम था जब ब्रिटेन की करेंसी ने रिजर्व करेंसी का दर्जा खो दिया और ब्रिटेन का जो यह अहंकार था कि वो वर्ल्ड लीडर है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लंबी कहानी है, कभी अलग से बता दूंगा। आज मुझे उसी की याद आती है। इस बार अमेरिका और इजराइल है, सामने ईरान है। अमेरिका का कर्जा दिन ब दिन रोज बढ़ता जा रहा है। यूरोप से लेकर एशिया और बाकी मुल्कों के देश उसका साथ देने से इनकार कर रहे हैं। आप देखिएगा इस जंग के बाद भी वही होना है कि अमेरिका सुपर पावर का दर्जा हमेशा हमेशा के लिए खो देगा, उसकी जगह कोई और लेगा। फिलहाल ये खबरें हैं, और भी आगे जैसे जैसे खबरें आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।